चलिए शुरू करते हैं वर्ब चैप्टर। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा कि वर्ब को आप कहेंगे सोल ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की आत्मा। क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे पैरामीटर्स को ये कंट्रोल करती है। आपको चीज़ें सही तरीके से समझ आएंगी या कंफ्यूजन में समझ में आएंगी या समझ ही नहीं आएंगी, इसमें एक बहुत बड़ा रोल वर्ब का रहता है। देखिए, वर्ब का साधारण मतलब तो सिर्फ ये है कि वर्ब का साधारण अर्थ है क्रिया, और आप इस क्रिया वर्ड को समझ के आपको लगता है कि क्या ही होगा वर्ब में। ऐसा नहीं है। वर्ब चैप्टर अपने आप में एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है, और ये एक अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर है। यदि मैं ये कहूँ कि पूरा वर्ब कितने घंटे में पढ़ा दिया जाए तो लगभग 40 घंटे में पूरा वर्ब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। खैर, जब हमने जिम्मेदारी ली है तो पूरा ही पढ़ाएंगे। अब यहां पर देखिए, वर्ब की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो मित्रवर वर्ब के आइडेंटिफिकेशन की बात होगी। सबसे पहली बात तो वर्ब के आइडेंटिफिकेशन की बात होगी, वर्ब की पहचान की बात होगी। क्या आप वर्ब्स को पहचानते भी हैं कि नहीं पहचानते हैं? उसके बाद कई बार आपके घर की महिला जैसे घर में सामान्य तरीके से रहती है तो वो आपके लिए बड़ी फेमिलियर है, लेकिन यदि वो किसी शादी के लिए, फंक्शन के लिए यदि रेडी होके आए तो वो कुछ ऐसे कपड़े पहनाए, कुछ इस तरीके से मेकअप करके आ जाए कि आपके पहचान में ही ना आए। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मजबूत रखनी है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें किसी भी वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन भी करना है। ऐसा नहीं है, आपको कोई भी वर्ब है, सबसे पहला काम है कि आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि इंग्लिश में ना वर्ब बहुत सारी कथा करवाएगी आपसे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतनी कहानी वर्ब की नहीं है। वर्ब बहुत खतरनाक है। वर्ब बहुत सारी ऐसी चीजें रखती है जिसको सिर्फ सुन लेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कि यार हम कितना गलत पढ़ के बैठे थे। वर्ब के मामले में आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको नॉलेज नहीं है। आप ये भी समझ लीजिए जितनी नॉलेज है आपको, उसमें से 90% नॉलेज गलत भी है आपको। यदि आप वर्ब के पैरामीटर्स को बिना पढ़े कोई परसेप्शन बना के बैठे हैं तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन यदि आप बारीकी से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत वरदान भी होने वाला है। देखिए, हमने कहा सबसे पहला काम है वर्ब को पहचानना, वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन करना। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं, वर्ब्स को पहचानने का एक नॉर्मल सा तरीका क्या है, एक नॉर्मल सी टेक्निक। देखिए, सबसे पहले जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम 100-200 वर्ब्स लिख पाए, 100 वर्ब्स तो लिख पाए। कम से कम इतनी शक्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए, लिख पाए। तो हमने कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें वर्ब के बारे में बेसिक आइडिया दे सकता है, जो 100 वर्ब हम लिख सकते हैं। तो देखिए, बड़ा सिंपल है। हिंदी में कोई भी ऐसा वर्ड लिखिए जिसके पीछे ना आता है। ना, जैसे जैसे खाना, तो खाना की इंग्लिश क्या हो गई? ईट। जैसे पीना, पीने की इंग्लिश क्या हो गई? ड्रिंक। जैसे जाना की इंग्लिश हो गई गो, आना की इंग्लिश हो गई कम, फेंकना, फेंकना की इंग्लिश हो गई थ्रो, THROW। फिर देखिए, जैसे हंसना, हंसना की इंग्लिश हो गई लाफ। जैसे रोना, रोना की हो गई वीप या क्राई। जैसे चिल्लाना,
चिल्लाना, चिल्लाना की इंग्लिश हो गई शाउट। जैसे खरीदना, खरीदना की इंग्लिश हो गई बाई। जैसे बेचना, बेचना की इंग्लिश हो गई सेल। जैसे लाना, लाने की हो गई ब्रिंग। जैसे भेजना, भेजना की हो गई सेंड। जैसे तैरना, तैरना की इंग्लिश हो गई स्विम। जैसे लिखना, लिखना की इंग्लिश हो गई राइट। जैसे बोलना, बोलना की इंग्लिश हो गई स्पीक, एटसेट्रा। इसी तरह आप और भी बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं। तो ये जो हिंदी में जिसके पीछे ना होता है, यदि उस वर्ड की एक प्रॉपर इंग्लिश बना पा रहे हो आप, तो इसका मतलब वो क्या है, वो वर्ब है, वो एक जनरल वर्ब का आइडिया है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है तमन्ना, हमने लिखा तमन्ना। देखिए ये नाउन है, क्यों है? क्योंकि ये किसी का नाम है, ये इसकी इंग्लिश नहीं है, वो उसकी स्पेलिंग है बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना में ये वाला खाना आपने वर्ब बना दिया ना, खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जिसके पीछे हिंदी में ना होता है वो 99.9% क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, यदि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ब आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी वर्ब हैं। उठना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, रुकना, बहुत सारी वर्ब है। आप सोचते जाएंगे, वर्ब आती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है। तो सबसे पहले मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब में एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई, इंग्लिश में यदि हमें 150 वर्ब लिखनी पड़ जाए तो उसे लिखने का तरीका क्या होगा, वो तरीका मैंने आपको बताने का काम अभी अभी किया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स की। वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं। वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब होता है कि ये जो एक वर्ब यहां पर आपके सामने आई, ईट, ड्रिंक, गो, कम, थ्रो, इसको हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं वाक्य में। इसको हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी ज़रूर कहूँगा कि यदि आप मेरी वीडियोस को, मेरे कोर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश को दूसरी बार भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही बार में कवर हो जाएगी। क्योंकि मैं हर बेसिक स्टेप को लेके चलता हूँ और बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि जब स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट्स कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये तो बेसिक लेवल कंटेंट है, इसको हम स्किप कर देते हैं, इससे हम आगे बढ़ जाते हैं और जो अच्छे अच्छे लेवल की चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश को मजबूत करने के लिए यदि आपको लगता है आपको हार्ड लेवल की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, उससे आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, तो यकीन मानिए आप सिवाय मूर्ख के कुछ नहीं है। इंग्लिश में जितना ऊपर जाएंगे उतने ही मजबूत नहीं होंगे। इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते जितना डीप जाएंगे, यानी कि जो बेसिक्स, जो जनरल चीज़ें हैं उसको आपने मोटा मोटा पढ़ रखा है, सारी प्रॉब्लम का हल ऊपर के 5-4 कॉन्सेप्ट में नहीं है। जो बेसिक की दुनिया है, हर चैप्टर का जो बेसिक है, उसकी बेसिक समझ है, सारा सॉल्यूशन उसमें है। आपको अभी 2 बातें पता होंगी, किसी चीज़ की 4 बातें पता होंगी, आपको ये तो लगेगा कि हाँ सर, यदि ये वर्ड आप डायरेक्ट लिख दे
तो हम बता देते कि ये वर्ब है, लेकिन आपको लिखने तो नहीं आ रहे थे ना। आपको लिखने कैसे आए? जब मैंने एक रास्ता बताया। तो यहां से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होना शुरू होती है। आप कुछ भी सोच लीजिए, देखिए बहना, उड़ना, सारे वर्ड, कोई भी वर्ब हो, जैसे बहने की इंग्लिश होती है फ्लो, उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई, उठना राइज या वेक, बैठना सीट, चलना वॉक, दौड़ना रन, रुकना स्टॉप, काटना कट, पढ़ना रीड। आप कितना भी लिख लीजिए, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। अब सवाल आता है कि इन वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, अब उनको भी बारीकी से देखना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आपका उत्तर 3 हो सकता है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो आपका उत्तर 5 हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि 3 नहीं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। तो सबसे पहली बात आपको यहां पर बताएं कि किसी भी वर्ब को 5 अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वो 5 अलग अलग फॉर्म कौन से होते हैं? वो V1 होता है, वो V2 होता है, वो V3 होता है, वो V4 होता है और वो V5 होता है। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 डिफरेंट फॉर्म होते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये जो 5 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इन्हें कैसे लिखते हैं? देखिए सबसे पहले आपको बताऊं, ये जो ओरिजिनल वर्ड आपको प्राप्त हुआ है, ईट, ड्रिंक, गो, कम, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने कहा ईट, जैसे मैंने कहा ड्रिंक, जैसे मैंने कहा सेल, जैसे मैंने कहा ब्रिंग, जैसे मैंने कहा से मतलब कहना। मैंने 5 वर्ब यहां पर ले लिया। अब सबसे पहले मैं आपको दूसरा और तीसरा फॉर्म नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको चौथा और पांचवा फॉर्म सिखाऊंगा। मैं आपको चौथा और पांचवा फॉर्म सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है तो बिल्कुल सामान्य तरीका है। V1 में आप ING लगा दीजिए, ये फिक्स है। किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी V1 है उसमें आप ING लगा दीजिए। जैसे ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। जैसे सेल का क्या हो जाएगा? सेलिंग हो जाएगा। जैसे ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग हो जाएगा। जैसे से का क्या हो जाएगा? सेइंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो याद करने की आपको जरूरत कभी भी नहीं होती है। हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज आप अभी से समझ लीजिए, और वो चीज क्या है कि आप इस V1 प्लस ING को नाम देना शुरू कीजिए कॉन्टिन्यूअस। इसका जो ऑफिशियल नाम होता है इंग्लिश भाषा में, उसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसका जो ऑफिशियल नाम होता है इंग्लिश भाषा में, उसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब देखिए, कॉन्टिन्यूअस तो आपने सुना होगा टेंस में, है ना? कॉन्टिन्यूअस आपने कहां सुना होगा? टेंस में सुना होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप टेंस में कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि जब तक आपके वाक्य में आपको ING नजर ना आए, जब तक आपको आपके वाक्य में ING नजर ना आए,
चलिए देखिए, जब आप बात कर रहे हैं वर्ब के फॉर्म्स की, तो ध्यान दीजिए जो ये आईएनजी वाला फॉर्म है, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो कॉन्टिन्यूअस है। इसको ध्यान रखिएगा। जब तक आप किसी भी टेंस में आईएनजी ना देखें तब तक उसे कॉन्टिन्यूअस मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आईएनजी का ही नाम कॉन्टिन्यूअस होता है। आप में से बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, इज एम आर को देखते ही कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। ध्यान रखिए, इज एम आर का कॉन्टिन्यूअस से कोई लेना देना नहीं है, वोज वर्ग का कॉन्टिन्यूअस से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का लेना देना है किससे? V1 प्लस आईएनजी से। यदि आपके वाक्य में वर्ब के स्थान में V1 प्लस आईएनजी आया है तो आप उसे कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं। यदि V1 प्लस आईएनजी नहीं आया तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात करें, फोर्थ फॉर्म बनाना बड़ा आसान है, उसमें कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं V5 की। देखिए बड़ा सिंपल है, आपकी जो V1 है उसमें सिर्फ आप S या ES जोड़ दीजिए। आपकी जो V1 है उसमें सिर्फ आप S या ES जोड़ दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, S या ES जब जोड़ेंगे तो ये बनता है पांचवा फॉर्म, यानी कि ईट का क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। ड्रिंक का क्या होगा? ड्रिंक्स हो जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। ब्रिंग का क्या होगा? ब्रिंक्स हो जाएगा। और से का क्या होगा? सेज हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। तो इस बात को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो V5 है, जो V5 है उसे क्या कहेंगे? ईट्स, ड्रिंक्स, सेल्स, ब्रिंक्स और सेज। यानी कि किसी भी वर्ब का पांचवा फॉर्म भी आपको याद नहीं रखना है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी भी वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर वर्ब कहलाता है। जब जब आपको सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़े तो आप वहां पर पांचवा फॉर्म लिखेंगे। आपके दिमाग में ये आएगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग आधा पढ़ के रखते हैं। कैसे आधा पढ़ के रखते हैं आप? देखिए ऐसे आधा पढ़ के रखते हैं आप कि किसी भी चीज में SEIS जोड़ दो तो वो प्लूरल बन जाती है। बच्चों ऐसा नहीं है, किसी भी चीज में SEIS जोड़ देने से वो प्लूरल नहीं बनती। नाउन में SEIS जोड़ दो तो वो प्लूरल बनती है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ दो तो वो सिंगुलर बनती है। ध्यान दीजिए, क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, सिंगुलर बनती है। आपने कहा कि सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी हाँ, इंग्लिश में आप यदि ये सोचें आप किसी भी चीज में SEIS लगा देंगे, संभव नहीं है। या तो आप नाउन में लगा सकते हैं, नाउन में SEIS लगाएंगे तो बनेगी प्लूरल, और वर्ब में SEIS लगाएंगे तो बनेगी सिंगुलर। यानी कि ये जो वर्ब होती है ये प्लूरल वर्ब होती है, और इसकी जरूरत पड़ेगी इंग्लिश में बार बार। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो देखिए यदि मुझे राम लिखना है तो राम के साथ मुझे प्ले और प्लेस में से क्या लिखना पड़ेगा? हमें पता होना चाहिए। ये जो V1 है ये तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब, और ये जो है ये सिंगुलर वर्ब है। ये क्या है आपकी? सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, राम क्योंकि सिंगुलर है तो राम के साथ प्लेज आएगा, ना कि प्ले। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए आपको। एक बेसिक सी बात है कि वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है, फोर्थ जो फॉर्म होता है उसका नाम कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो फिफ्थ जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। अब आती है V2 और V3 की बात। अब देखिए V2 और V3, जैसे ईट का क्या हो जाएगा? एट। ये हमें याद करने पड़ेंगे।
आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सेल, सोल्ड, सोल्ड, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, से, सैड और सैड। अब मैं यहां पर एक छठी वर्ब भी लिख लेता हूं, प्ले। तो प्ले का हो गया प्ले, प्लेड और प्लेड। देखिए आपके मन में ये आएगा कि आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमेशा ईडी ईडी लग के बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर एट, ईटन, ड्रैंक, ड्रंक, सोल्ड, सोल्ड, ब्रोट, ब्रोट, सैड, सैड, तो ऐसा नहीं है कि ईडी ईडी लग के बनता है। नो नो, अधिकतर वर्ब में ईडी ईडी लग के बनता है, लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन में वर्ब यूज होती हैं, हमारी डेली लाइफ में जो वर्ब यूज होती हैं, तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चा, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए उन चीजों के बारे में। जो हमारी डेली लाइफ में वर्ब यूज होती हैं, उसको हम आपको समझा देते हैं कि डेली लाइफ में यूज होती हैं, उनमें ज्यादातर में ईडी ईडी नहीं लगता। लेकिन हाँ, वैसे इंग्लिश में 95% वर्ब में ईडी ईडी लगता है, केवल 5-1% होती हैं जिसमें ईडी ईडी नहीं लगता, लेकिन वो 5% ही पेपर में पूछी जाती हैं। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी जानकारी और देता हूं। छोटी सी जानकारी और देता हूं, देखिए वो जानकारी क्या है। यदि किसी वर्ब में V1 से V2 बना और V3 बना, और ये बना ईडी लग के और ये बना ईडी लग के, ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऐसे बना कि V2 और V3 ईडी ईडी लग के बना, तो ऐसी वर्ब्स को इंग्लिश में रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। हमेशा ध्यान रखिए, ये V1 है, V2 और V3, यदि कभी भी V1 से V2 बना, V3 बना और ईडी ईडी लगकर बना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसी तरह यदि मैं बात करूं, यदि V1 से V2 बना और V3 बना और उसमें ईडी नहीं लगा, ईडी नहीं लगा, किसी और तरीके से बनी, ईडी नहीं लगा, तो ऐसी वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब्स। तो जब आप वर्ब के फॉर्म्स याद करें, जब आप वर्ब के फॉर्म्स याद करें, तो आप इरेगुलर वर्ब्स को याद करें। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आप इरेगुलर को याद करें। रेगुलर में क्या याद करना? ईडी ईडी लग जाएगा, फोर्थ में आईएनजी लग जाएगा, फिफ्थ में एससीआईएस लग जाएगा। तो यहां पर आपको देखना है कि जो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं। V1 से V4 बना, V5 बना, V2 और V3 रेगुलर है तो ईडी ईडी लगा देंगे, रेगुलर नहीं है तो भैया सिंपल सी बातें याद करनी पड़ेगी, ये तो हमें बेसिक समझ रखनी पड़ेगी। अब इसके साथ ही एक छोटी सी चीज और क्लैरिफाई कर देते हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है। देखिए नाम जरूर याद रखें, क्योंकि ये नाम आपके बाद में काम आएंगे। देखिए V1 एक प्लूरल वर्ब होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसका नाम होता है प्रेजेंट। ये नाम आपको याद रखना है, V1 का नाम होता है प्रेजेंट। V2
सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब होती है, उसे अलग अलग यूज नहीं किया जाता। सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह की यूज होती है, लेकिन उसका नाम होता है पास्ट। जो V3 है, V3 को सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना पड़ता, लेकिन इसका नाम होता है, कई बार परफेक्ट नाम होता है, कई बार पैसिव नाम होता है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, इसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद V4 की बात करें तो V4 का नाम कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और V5 की बात करें तो इसका नाम अगेन प्रेजेंट होता है, बस ये प्रेजेंट का सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि V1 प्लस एस या ES। और ये जो है ये V1 प्लस ING होता है। तो ये आपको नाम आपको सभी वर्ब के फॉर्म्स के याद रखने हैं। अब मैं वापस एक छोटी सी चीज पे आता हूं कि एक टेबल आपको बना के दिखाते हैं, वर्ब के क्लासिफिकेशन का टेबल, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा आज की क्लास में कि दरअसल हमें वर्ब में पढ़ना क्या है। देखिए, यदि मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब को मैं दो भागों में बांटूंगा। एक को मैं इधर ले गया और एक को मैं इधर ले आया। इस पहली टाइप का नाम बोला मैंने फाइनाइट वर्ब्स, या दूसरा नाम लिखना है तो इसे बेसिक वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं, बेसिक वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात करें तो यह है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, या इसी का हम बात करें तो ये एडवांस वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, एडवांस वर्ब्स। तो यहां पर यदि हम चर्चा करें, ये तो पहली टेबल हो गई। अब ये इंग्लिश का एक अलग चैप्टर है और ये इंग्लिश का एक अलग चैप्टर है। तो अभी मैं इसकी टेबल आगे नहीं बना रहा, अभी मैं सिर्फ इसकी टेबल बना रहा हूं। यदि मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब को मैं अगेन दो हिस्सों में बांटूंगा। कौन कौन से हिस्सों में? एक हिस्से का नाम रखूंगा मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे हिस्से का नाम रखूंगा मैं मेन वर्ब्स। अब इतने से भी नहीं होगा, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे मैं फिर दो भागों में बांटूंगा। एक का नाम रखूंगा मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे का नाम रखूंगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये क्लासिफिकेशन है। फिर मेन वर्ब्स को जब मैं डिवाइड करूंगा तो अगेन मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक को मैं करूंगा लिंकिंग वर्ब में डिवाइड और एक को मैं करूंगा एक्शन वर्ब में डिवाइड। अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं एक्शन वर्ब को फिर दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक को मैं करूंगा ट्रांजिटिव वर्ब में डिवाइड, ट्रांजिटिव वर्ब्स, और दूसरे को करूंगा इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है जी। अभी ट्रांजिटिव को भी मैं आगे दो भागों में बांटूंगा। एक को मैं करूंगा मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, और दूसरे को बोलूंगा मैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहां जाके आपका ये बेसिक वर्ब का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस चीज की नॉलेज रखनी है। तो देखिए, यदि आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आपका पहला टॉपिक होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पीछे से शुरू करना है, छोटी चीजों से समझना शुरू करना है। एक चीज आपको पढ़नी है मॉडल्स, जो कि लगभग लगभग आपकी 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होगी, इससे कम में नहीं होगा। 3 से 4 क्लास मॉडल्स आपकी लेंगे ही लेंगे। तो पहला क्या हो गया? मॉडल्स। तो हम पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? वर्ब के अंदर सब चैप्टर में मॉडल्स।
दूसरा चैप्टर है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी आप यकीन मानिए 4 से 5 क्लास लेंगी, 4 से 5 क्लासेस इसमें भी लगेंगे। तो देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपको 10 घंटे मेहनत करने की जरूरत है। और इंग्लिश में सबसे टफ या सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्रिएशन वो ये ऑक्सिलरी वर्ब ही करता है। तो यानी कि 10 क्लास में तो यही निपटेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। फिर तीसरा सब चैप्टर होगा हमारा लिंकिंग वर्ब। तीसरा क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। ये हमारी 2 क्लासेस में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम करेगी। तीसरी चीज होगी हमारी लिंकिंग वर्ब। फोर्थ जो चैप्टर होगा हमारा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, सब चैप्टर। ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। ये आपकी 2 क्लास में हो जाती है, लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देगी। इंट्रांजिटिव वर्ब ये भी आपको 1 या 2 क्लास आपकी कम से कम लेगी। तो ये हो गया आपका, ये हो गए आपके 5 भाग कौन से के? फाइनाइट के। अब ये अलग से नहीं पढ़ने, ये सब हो गया, इसके अंदर ही आ गया सब कुछ। लेकिन आपने कहा कि क्या वर्ब चैप्टर इतना ही है? नहीं, अब आपको बताते हैं इसके अलावा, इस टेबल के अलावा फ्रेमिंग ऑफ वर्ब, फ्रेमिंग ऑफ वर्ब्स, ये कम से कम 2 या 3 क्लास का टॉपिक है, फ्रेमिंग कैसे करनी है। उसके बाद यदि बात करूं तो वॉइस ऑफ वर्ब, वॉइस ऑफ अ वर्ब, ये भी आपका 2 से 3 क्लास का टॉपिक है। और फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, इसको भी आप लाइटली मत लीजिए। जो फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब है, फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब है, उसमें भी आपको 1 क्लास कम से कम आपको देनी पड़ेगी वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर। इसके बाद भी कम से कम 2 से 3 और एक्स्ट्रा क्लास इन सबसे होंगी। यानी कि बेसिक वर्ब को कंप्लीट करने के लिए 4 और 5 9 और 2 11, 12 13, 12 13 और 14, 14 और 3 17 और 3 20 और 1 21। यानी कि ये जो बेसिक वर्ब चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने के लिए 21 से 22 क्लास लगेंगी। लेकिन जब ये 21-22 क्लास हो जाएंगी तो तुम वर्ब के सर पे चढ़ के ऐसा तांडव करोगे, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी होगी इन 21 क्लास के बाद कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि इतना डीप भी किसी चीज के अंदर जाया जा सकता है। एडवांस वर्ब अलग से आपकी 10 से 12 क्लास लेगा, 10 से 12 क्लासेस अलग से लेगा, ये अलग ही चैप्टर है। 2+V1 होते हैं, V1+ING होते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होते हैं। इसकी अलग कहानी है नॉन फाइनाइट की, और इसकी अलग कहानी है बेसिक वर्ब की। ठीक है जी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बात में कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई सरदर्दी आपको कहीं से भी हो रही होगी। ठीक है, तो ये इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्ब चैप्टर। ये एक इंट्रोडक्शन द वर्ब चैप्टर का। कल हम डायरेक्ट हमारी क्लास में हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक वर्ब है, हमने इस टेबल में पढ़ा है। हम कल से मॉडल पढ़ना शुरू करेंगे। जब मॉडल खत्म हो जाएगा तो प्राइमरी पढ़ना शुरू करेंगे, फिर लिंकिंग पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे, फिर फ्रेमिंग पढ़ेंगे, फिर वॉइस ऑफ अ वर्ब पढ़ेंगे, और फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब ये तो कभी भी पढ़ लेंगे, ये तो ऐसी क्लास है कभी भी पढ़ लो। ठीक है, और उसके बाद 2-3 मिक्स क्लास लेके और फिर प्रैक्टिस होगी, तो बड़ी शानदार लेवल पे। हाँ, एक चीज तो रह ही गई, कंफ्यूजिंग वर्ब। कंफ्यूजिंग वर्ब्स एट लीस्ट 2 या 3 क्लास का सामान ये भी है, जो वर्ब आपको कंफ्यूज करेंगी। 2 से 3 क्लासेस वो भी लेंगी। ठीक है, तो भैया ये आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। इस चैप्टर की शुरुआत कल से होगी, पहला लेक्चर कल होगा, मतलब
नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मंडे से रिदम में आएगा ये चैप्टर। लेकिन देखिए 5 दिन क्लास होती है, ये बात आपको पता है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे होती है वैसे तो क्लास, और कल की क्लास 7 बजे ही होगी। लेकिन जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो मैं थोड़ा 8 बजे, 8:15 बजे लेता हूं। भैया देखो, आपने अपनी ऐप के नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं। आप बाकी जो सारी एप्लीकेशन है, हॉटस्टार का नोटिफिकेशन आपका ऑन रहता है, एमएक्स प्लेयर का ऑन रहता है, और इसका नोटिफिकेशन आपने बंद कर रखा है। हम क्लास से आधा घंटा पहले, क्लास के पहले नोटिफिकेशन जरूर डालते हैं। और यदि मेरे भाई आपका नोटिफिकेशन बंद भी है तो ऐप के अंदर भी एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं है कि जो नोटिफिकेशन है वो ऊपर ही आएगा मोबाइल में, वो तो याद दिलाने के लिए आता है। लेकिन यदि आपके क्लास का टाइम है 7 बजे, 8 बजे, तो आप ऐप में जाके भी एक बार नोटिफिकेशन ओपन करके देख लीजिए। जो सबसे ऊपर का नोटिफिकेशन है 1-2, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अनंत सागर में कूदने वाले हैं, और उस अनंत सागर का नाम है वर्ब। तो तैयार रहिए, बहुत अद्भुत, बहुत शानदार चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो वोकैबुलरी की क्लास है थोड़ा सा रुक के लेंगे, आज होगी वोकैब की क्लास, नोटिफिकेशन डाल देंगे थोड़ी देर में कितने बजे होगी, ठीक है। चलिए, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।